हम लोग देख रहे थे चावल गेहूं खाद्यान्न के उत्पादन में पहला स्थान भारत में किस राज्य का है और विश्व में किस राज्य का है। आप लोग नहीं आए हुए थे, इससे पहले एक बार रिवाइज कर चुके हैं, एक बार और देख लीजिए। चावल उत्पादन में पहला स्थान और विश्व में गेहूं उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का और विश्व में मक्का उत्पादन में भारत में पहला स्थान कर्नाटक का है और विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका। सोयाबीन उत्पादन में भारत में पहला स्थान और विश्व में गन्ना उत्पादन में भारत में पहला स्थान और विश्व में चीनी उत्पादन में भारत में पहला स्थान महाराष्ट्र। जूट एवं मेस्ता उत्पादन में भारत में पहला स्थान और विश्व में भारत का। जूट के मिलों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में है? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। बिहार में जूट के मिलों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है? किशनगंज में। कहाँ पे? किशनगंज में। कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है? गुजरात में। और विश्व में मूंगफली उत्पादन में भारत में पहला स्थान किस राज्य का है? गुजरात का। किस राज्य का? गुजरात का। और विश्व में चीन का। किसका? चीन का। पंखा बंद कर दीजिए जी, पंखा बंद कर। देखिए, हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन। क्रय क्रांति उर्वरक उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। किस चीज का उत्पादन? आवाज नहीं आ रहा है। नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, काली क्रांति, लाल क्रांति और स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। भारत में 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार खाद्यान्न का जो उत्पादन हुआ है 315.72 मिलियन टन। कितना? 315.72 मिलियन टन। इसमें अनाज जो है 288.03 मिलियन टन और दाल का उत्पादन हुआ है 70.69 मिलियन टन। कितना? जिसमें अनाज अगर पूछे एग्जाम में कि टोटल खाद्यान्नों का कितना उत्पादन हुआ है तो 315, उसमें अनाज का पूछे तो 288.23 और दाल का पूछे तो 70.69 मिलियन टन। इसी में अनाज में है चावल, गेहूं और मोटे अनाज। तो चावल का उत्पादन कितना हुआ है? 130.29 मिलियन टन और गेहूं का 106.84 मिलियन टन। और इसी तरह से मोटे अनाज के बारे में पूछ देगा कि मोटे अनाज जो है इनका उत्पादन कितना हुआ है भारत में। चलिए वीडियो में अब जो है बागवानी फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। इसमें बागवानी फसल दिया हुआ है और शीर्ष उत्पादक राज्य दिया हुआ है। बागवानी फसल क्या होता है जी? वे बताएंगे। बागवानी फसल जिस फसल की खेती व्यापार की दृष्टि से किया जाता है, नहीं उसी को बागवानी खेती कहा जाता है, जिसे बाग में उगाया जाता है। जैसे लीची
लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कहाँ होता है? और बिहार में कहाँ होता है? कहाँ? मुजफ्फरपुर में। सबको पता है आम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? और बिहार में आम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? कहाँ पे? दरभंगा में। और मछली का उत्पादन बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ताजे पानी की मछलियों का मधुबनी में। कहाँ पे? मधुबनी में। इसी क्रम में अगर आपसे पूछ दे कि अमरूद का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? कहाँ? काजू का उत्पादन भारत में, सुपारी का उत्पादन और नारियल का उत्पादन केरल में। यहाँ तक सबको याद रहेगा। नारियल का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? सुपारी का और काजू का और जर्दालू आम का कहाँ पे होता है? बिहार में। कहाँ? भागलपुर में। जीआई टैग मिला हुआ है जर्दालू आम को। बिहार में किस किस चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है? जर्दालू आम, शाही लीची, मिथिला मखाना, मगही पान, यही सब है ना। इन सबों को जीआई टैग दिया गया है। और पूछ देगा, कहता है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन के बारे में 20वीं पशुधन संगणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार। तो 2019 में 20वां रिपोर्ट आया पशुओं के बारे में कि भारत में पशुओं की संख्या कितनी है। समझ गए ना? उनका जनगणना किया गया। तो मवेशियों की संख्या के संदर्भ में शीर्ष राज्य भारत में शीर्ष राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सी राज्य? सबसे ज्यादा अगर पूछ दे कि मवेशियों की संख्या, पशुओं की संख्या किस राज्य में पाया जाता है? किसमें? पश्चिम बंगाल। और एक चीज और देखे थे, धान के उत्पादन में नंबर 1 कौन था? पश्चिम बंगाल है ना। सब्जी उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? किसका? पश्चिम बंगाल। आलू उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश। किसका है? नहीं है। समझ रहे ना? मांस एवं दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो मांस और दूध उत्पादन में नंबर 1 कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 19 करोड़। कितना है? और बिहार की जनसंख्या कितनी है 2011 जनगणना के अनुसार? 2.4 करोड़। कितना है? 2.4 करोड़। नहीं है? हाँ। तो अंडा उत्पादन में देखिए, मांस और दूध उत्पादन में फर्स्ट स्थान किस देश का, किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। और भारत में मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में शीर्ष राज्य कौन सा है? मछली उत्पादन के बारे में पूछ देगा तो आंध्र प्रदेश। नहीं, आंध्र प्रदेश क्यों है जी? आंध्र प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? समुद्र के किनारे पड़ता है ना, बंगाल की खाड़ी के यहाँ पे पड़ता है। आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे क्या होता है कि मछली का उत्पादन ज्यादा होता है। समझ रहे सवाल में? और मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है? ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, सर पर आए होंगे कि मछली का उत्पादन किस जगह पे ज्यादा होता है। तो मछली का उत्पादन उस जगह पे जहाँ होता है वहाँ होता है जहाँ पे गर्म पानी, कौन सी पानी? गर्म पानी और ठंडा पानी। कौन सी पानी? ठंडा पानी। ये दोनों आके मिलता है, समझ गया ना?
वो जगह जो होता है मछली उत्पादन के लिए, मछली के विकास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। समझ रहे ना? तो यही चीज है कि जो मछली को चाहिए, जो एनवायरमेंट चाहिए, वो सबसे ज्यादा यहाँ बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाके में। ये नहीं है कि सिर्फ यहीं पे मछली उत्पादन होता है, ओडिशा में भी मछली उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में भी मछली का उत्पादन बड़े पैमाने पे किया जाता है। नहीं, चलिए कृषि वित्त। कृषि वित्त कृषि शास्त्र से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने से है। तो कृषि वित्त किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को वित्त उपलब्ध कराना। तो अभी आप लोग सुने होंगे कि गांव घर में क्या होता है कि लघु किसानों को सरकार की तरफ से कुछ जो है रुपया दिया जाता है, नहीं सब्सिडी भी दिया जाता है, और खेती के लिए कुछ पैसा भी उपलब्ध कराया जाता है। बैंक के तरफ से लोन भी दिया जाता है। एक बैंक का नाम है नाबार्ड। क्या नाम है? नाबार्ड। नाबार्ड। तो नाबार्ड का काम क्या है कि कृषि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराना। समझ गए ना? किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, नाबार्ड। तो ये जो है नाबार्ड किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। किस लिए? खेती करने के लिए। जिससे अगर जिस किसान के पास पैसों की कमी है तो वो जो है नाबार्ड में जाकर के यहाँ से पैसा उधार ले सकता है। समझ गए ना? और फिर खेती कर सकता है, बाद में वापस पैसा बैंक को कर देगा। चलिए कृषि वित्त के स्रोत, इसमें है संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। कृषि वित्त के दो स्रोत है, दो माध्यम है। कौन कौन सी माध्यम है? संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत में आता है वाणिज्यिक बैंक। कौन सी बैंक? सहकारी बैंक और सरकार। तो संस्थागत स्रोत में ये तीन होता है, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और सरकार। गैर संस्थागत स्रोत में आता है साहूकार, देशी बैंकर और अन्य। तो साहूकार नहीं समझते हैं? गांव घर में क्या होता है? साहूकार जो पैसा ऋण पे लेता है, नहीं उधार, जो ब्याज पे पैसा लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? साहूकार बोलते हैं। देशी बैंकर एक छोटा मोटा बैंक जो होता है, प्राइवेट बैंक में खोल देते हैं गांव घर में, तो छोटे मोटे बैंक को क्या बोलते हैं? देशी बैंकर। और इसी तरह से अन्य बहुत चीज चलता है। अब क्या है, एक नया चीज चला है ग्रुप बना के, नहीं आपस में लोग ग्रुप बना के, क्या राजनीति क्या है, तो आपस में देखते हैं लेडीज और महिला ग्रुप बना लेती है, 10-20 ग्रुप, और आपस में क्या होता है, लेन देन शुरुआत हो जाती है। कृषि ऋण का वर्गीकरण, जो कृषि ऋण है उनको वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि ऋण यानी अल्प समय के लिए ऋण दिया जाता है, मध्यावधि ऋण और उसी तरह दीर्घकालिक ऋण। तो इसमें पूछ देगा जो कृषि ऋण अल्पकाल के लिए दिया जाता है, अल्प अवधि के लिए, वो जो है कितने दिनों का होता है? तो 15 माह से कम समय हेतु प्रदत्त। तो जो ऋण 15 माह से कम समय के लिए दिया जाता है उसको हम कौन सी ऋण बोलते हैं? अल्पावधि ऋण। कौन सी ऋण? अल्पावधि ऋण। सबको समझ रहे ना? तो ये पूछ देगा कि 15 माह से यानी अल्पावधि ऋण की समय अवधि कितना होता है? 15 माह से कम। कितना होता है? 15 माह से कम। मध्यावधि ऋण का समावधि कितना होता है? 15 माह से 5 वर्षों हेतु प्रदत्त। कितना? 15 माह से 5 वर्ष के बीच।
तो मध्यावधि के लिए जो ऋण दिया जाता है 5 वर्ष है। क्या बात कर रहे हैं, ये ग्रुप एक साथ बैठ जाती है बस। तो 15 माह से 5 वर्ष के लिए जो ऋण दिया जाता है उसको मध्यावधि ऋण कहा जाता है, और जो 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ऋण दिया जाता है उसको दीर्घकालिक ऋण कहा जाता है। नहीं तो अगर पूछ देगा कि मध्यावधि ऋण कितने दिनों के लिए होता है, कब से कब तक, और अल्पकालिक ऋण 15 माह से, और दीर्घकालिक ऋण कब से कब। चलिए, खाद्य प्रबंधन, फूड मैनेजमेंट, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। तो खाद्य समर्थन मूल्य जो है इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एमएसपी। क्या लिखते हैं, एमएसपी। कल आप बात की थी, पूछी थी कि क्या होता है, तो बताए थे ना कि एमएसपी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नहीं तो यही है एमएसपी। भारत सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप करने का एक तरीका है। भारत सरकार क्या करता है, जितने वस्तुएं हैं जैसे कि कृषि से संबंधित, समझ रहे ना, तो कृषि से संबंधित वस्तुओं पे एमएसपी लगाता है। एमएसपी मतलब एक कीमत निर्धारित कर देता है कि इस वस्तु को कितने कीमत पे खरीदा जाएगा। नहीं तो भारत सरकार क्या करता है, एमएसपी मूल्यों पे जो सामग्री होता है जैसे कि कृषि से संबंधित धान, गेहूं, मक्का, दलहन, मोटे अनाज, उसको खरीदता है। तो आप लोग सुने होंगे कि धान का जो फिक्स प्राइस है, कुछ प्राइस फिक्स कर देता है, नहीं कर देता है। उसी तरह से गेहूं का प्राइस सरकार फिक्स कर देता है कि 1700 रुपये कुंटल खरीदेगा। किसी का प्राइस अब जो है बढ़ा करके गेहूं का लगभग 2200 से 2500 कुंटल कर दिया, नहीं कर दिया है। तो इसी मूल्य पे, एमएसपी के मूल्य पे सरकार क्या करता है, किसानों से अनाज खरीदता है। समझ रहे ना, किससे, किसानों से अनाज खरीदता है। कृषि उत्पादों में किसी तीव्र गिरावट की स्थिति में भी उत्पादों को न्यूनतम मूल्य मिल सके, यह सुनिश्चित किया जाता है। और यह सरकार के द्वारा निश्चित किया जाता है कि अगर कृषि का मूल्य गिर भी जाए, क्योंकि कृषि का मूल्य घटते और बढ़ते रहता है, नहीं रहता है, तो कृषि का मूल्य कम और ज्यादा भी हो जाए तो उस स्थिति में सरकार ये जो है फिक्स प्राइस, उस प्राइस पे उस वस्तु को खरीदते रहेंगे। समझ गए ना, एक फिक्स प्राइस निश्चित कर दिया गया एमएसपी। बाजार हस्तक्षेप योजना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो इंग्लिश में बाजार हस्तक्षेप योजना को क्या बोलते हैं, मार्केट, बोलिए बोलिए, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। खराब हो जाने वाले और बागवानी के उत्पादों की खरीद के लिए जब इनका बाजार मूल्य गिर जाता है तब राज्य सरकारों के आग्रह पर लागू किया जाता है। क्या होता है कि मार्केट में कभी कभी देखते होंगे कि फसल क्या होता है, खराब हो जाता है, नहीं खराब हो जाता है। तो जब फसल खराब हो जाता है तो फसल की उत्पादकता कम हो जाता है, और जब कुछ उत्पादकता कम हो जाता है तो उस स्थिति में देखते होंगे कि बाजार में उस चीज का भाव बढ़ जाता है, एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है। तो जब उसमें भाव बढ़ जाता है तो उस समय क्या होता है कि बाजार मूल्य में जो गिरावट आता है उसके लिए राज्य सरकार जो है कि आग्रह, राज्य सरकार उस मूल्य को निर्धारित करता है, निश्चित करता है कि ये जो मूल्य ज्यादा न गिरे और ज्यादा न
कम हो, समझ गए ना, न ज्यादा कम हो ना ज्यादा बढ़ जाए। जैसे अभी क्या है, टमाटर का मूल्य, टमाटर का मूल्य क्या हो गया अभी, आसमान को छू रहा है, नहीं बहुत बढ़ गया ना। तो इस चीज को नियंत्रण करने का काम कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। सामान्य वर्ष की तुलना में उत्पादन में कम से कम 10% की वृद्धि या पूर्व सामान्य वर्ष की तुलना में मूल्यों में 10% की कमी लागू। और सामान्य वर्ष की तुलना में जैसे किसी वर्ष में 5 जैसे क्या है 50 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, उसमें से क्या होगा कि 10% का गिरावट आ जाएगा। मौसम जैसे करवट ले लिया, मौसम खराब हो गया, ज्यादा बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, नहीं, या क्या हुआ किसी साल में पानी ही नहीं हुआ, सुखाड़ आ गया, तो अनाज का पैदावार कम हो जाएगा। तो अनाज का पैदावार कम हो जाएगा, तो जिस तरह से 10% का कमी हो जाए, या किसी साल क्या हुआ कि बहुत अच्छा बारिश हो जाता है, मौसम बहुत अच्छा अनुकूल रहता है, नहीं समय से हो जाता है, तो फसल का उत्पादन अच्छा हो जाता है। तो ये जो है कभी ज्यादा उत्पादन होगा, कभी कम होगा, तो इसको स्थिर बनाने की जिम्मेदारी सरकार के पास है। किसके, राज्य के पास है, समझ रहे ना। चलिए, प्रापण या खरीद मूल्य, प्रोक्यूरमेंट प्राइस, इसकी घोषणा फसल तैयार होने के बाद किया जाता है। तो जब फसल बन के तैयार हो जाता है तो एक नया मूल्य आता है जिसे प्रापण या खरीद मूल्य कहते हैं, जिस मूल्य पे व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है। तो एक होता है एमएसपी। तो एमएसपी क्या होता है, सरकार के द्वारा फिक्स किया गया प्राइस होता है, उस मूल्य पे सरकार वस्तुओं को खरीदता है, नहीं। और एक ये लोग क्या हंस रही थी, बात कर रही आपस में, देखिए। और एक मूल्य होता है कि सर जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी लोग गांव घर में देखते होंगे तो मार्केटिंग करता है, नहीं, और वो क्या करता है, किसान से बोलता है कि फसल की, आपकी फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप इतने में बेचेंगे तो हम खरीद लेंगे, क्योंकि इनका अभी जो है मार्केट में सेल ज्यादा नहीं है। तो ये जो है व्यापारी वर्ग जो है क्या करता है, खरीद मूल्य, उस समय के मूल्य पे तत्काल जब माल तैयार होता है तो उस समय जो मूल्य होता है वस्तु का, उस मूल्य पे कम दाम पे खरीद लेता है, कभी ज्यादा दाम पे। नहीं देखते हैं कि समय से पहले फसल तैयार हो जाता है तो अधिक मूल्य पे बिक जाता है, और कुछ समय के बाद 10 दिन के बाद वस्तुओं का मूल्य जो है एकाएक गिर जाता है, नहीं गिर जाता है। तो यही हो गया निर्माण मूल्य, इश्यू प्राइस। जो निर्माण मूल्य है, सरकार द्वारा जनता को जिस मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है उसे निर्गम मूल्य कहते हैं। वह मूल्य जिस पर भारतीय खाद्य निगम अपने खाद्यान्नों की विक्रय करते हैं। तो भारतीय खाद्य निगम एक संस्था है, क्या है, एक संस्था है। अब वो क्या करता है कि ये जो है लोगों को, ये जैसे कि खाद्यान्नों को मार्केट में कमी हो जाता है तो सरकार क्या करता है, खाद्यान्न गेहूं चावल को रिलीज करता है, नहीं सरकारी खजाने से। जब ये रिलीज करता है तो एक फिक्स प्राइस फिक्स करता है कि किस प्राइस में ये जो है बेचा जाएगा, दिया जाएगा जनताओं को, लोगों को दिया जाएगा। तो उस मूल्य को क्या कहते हैं, निर्गम मूल्य। क्या कहते हैं, निर्गम मूल्य, जिस मूल्य पे इसको निर्गमित किया जाता है। चलिए, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक, बफर स्टॉक जो है, अच्छा बफर स्टॉक क्या होता है,
हाँ बोलिए, पढ़े थे तो बोलिए क्या होता है? आई थिंक जो स्टोर किया जाता समथिंग लाइक दैट, वही या फिर एक्सचेंज नहीं, वो एक्सचेंज तो बात सिस्टम होता है, कुछ स्टोर वाला होता है। सर याद नहीं 11 12 में पढ़े थे ना, इसीलिए सब सही है ये जवाब सबसे बेस्ट है कि सर याद नहीं है, 11th 12th में जो पढ़े थे वही होना चाहिए। हाँ? हाँ हाँ कोई बात नहीं, लाइव है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? लाइव है तो क्या हो गया, लाइव है तो बात नहीं करेंगे। देखिए बफर स्टॉक, इसमें क्या होता है, खाद्यान्न, केवल चावल और गेहूं का एक न्यूनतम स्टॉक बनाए रखना। तो बफर स्टॉक क्या होता है कि बफर स्टॉक होता है जिन खाद्यान्नों का सबसे ज्यादा मांग है, जिसका सबसे ज्यादा खपत होता है, नहीं तो सबसे ज्यादा खपत किस चीज का होता है, किस चीज का होता है, चावल और गेहूं का। तो चावल और गेहूं को जो है क्या करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बफर स्टॉक। इनको जो है एक न्यूनतम स्टॉक बनाए रखना भारत सरकार का कार्य होता है कि जैसे कोई आपदा आ गया तो उस आपदाओं की स्थिति में अगर भारत में उत्पादन इस गेहूं और चावल का नहीं होगा, 2 साल तक उत्पादन नहीं हुआ भारत में, तो क्या होगा, लोग तो भूखे मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे? तो उस स्थिति में इन बफर स्टॉक से सरकार ये जो है चावल और गेहूं निकाल करके देगा जनता को, भारतीय जनता को खाने के लिए, समझ गए ना? तो उसके लिए रिजर्व रखा जाता है, न्यूनतम स्टॉक। हाँ आप सही हैं। भंडारण स्टोरेज, खाद्यान्नों का बड़ी मात्रा में और समुचित तरीके से संग्रह। तो भंडारण क्या होता है कि खाद्यान्नों को बड़ी मात्रा में और समुचित तरीके से संग्रहित करके रखा जाता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज क्या होता है कि जो खाद्य सामग्री होता है, जो सड़ने गलने वाली होती है, कच्चे फल होते हैं, कच्चे सामान होता है, तो कच्चे सामान को क्या करते हैं, इसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, नहीं कि जिससे वो अधिक दिनों तक वहाँ पे टिका रह सके और वो सड़े और गले नहीं। इसी तरह से जो चावल और गेहूं होता है वो सड़ने गलने वाला नहीं होता है, तो उसको क्या करते हैं, भंडारित करके रखते हैं, नहीं? तो एक बार आप लोग सुने होंगे कि अंग्रेजों के समय में बिहार में एक गोल घर बनाया गया था, नहीं बनाया गया था? कौन बनाया था? पटना में एक गोल घर बनाया गया था अनाज को रखने के लिए, अनाज का भंडारण करने के लिए। तो ये पूछ देगा इसमें यूपीएससी एग्जाम में कि गोल घर कहाँ पे बना हुआ, समझ गए ना? और गोल घर का निर्माण किसने किया, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ गए ना? याद कीजिए। हाँ क्या क्या हुआ? चलिए वो अलग बात है, लेकिन ये पूछेगा प्रश्न में कि वो किस लिए बनाया गया था, समझ गए ना? न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े थे, MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंग्लिश मीडियम। MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्टेड प्राइस, मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को बाजार जोखिम के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है। ये जो MSP प्राइस फिक्स कर दिया गया है,
अगर बाजार के मूल्यों में उतार और चढ़ाव आ जाए, कम और ज्यादा हो जाए, तो उससे सुरक्षा मिलेगा किसानों को। समझ गए ना? तो किसानों को क्या सुरक्षा मिलेगा? जैसे किसी फसल का मूल्य जो है अगर 2000 रुपया क्विंटल फिक्स कर दिया गया है, कितना? 2000 रुपया सरकार की तरफ से, तो अब जो है 2000 मूल्य से कम पे इनको नहीं बाजार में कोई खरीद सकता है। सरकार क्या करेगा? किसानों को ये 2000 रुपया दे करके वस्तु को खरीद लेगा। एक फिक्स प्राइस हो गया, समझ गए ना? और इससे ज्यादा में बेच सकता है, इससे कम में नहीं बेच सकता है। इसी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ठीक है। वर्तमान में सरकार द्वारा 24 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी की घोषणा की गई। तो अभी जो पूछेगा कि भारत में कितनी वस्तुओं के लिए मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एमएसपी की घोषणा किया गया है सरकार के द्वारा, तो ये डायरेक्ट पूछ देगा। तो कितने फसलों के लिए? 24 फसलों के लिए 24 फसलों के दामों का निर्धारण कर दिया गया है। और किस फसल के लिए कितने दामों का निर्धारण किया गया है उसके बारे में पूछ देता है कि चावल का जो है एमएसपी कितना फिक्स किया गया है, गेहूं का एमएसपी कितना फिक्स किया गया है, अरहर का कितना है, दाल का कितना है, कभी कभी पूछ देता है कि तिलहन का कितना है, नहीं सूरजमुखी का कितना है। इन सभी वस्तुओं का एमएसपी फिक्स किया गया है सरकार के द्वारा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कृषि एवं लागत मूल्य आयोग सीएसीपी द्वारा की जाती है। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है एमएसपी की सिफारिश। तो ये जो है अलग अलग वर्षों में ये एमएसपी की दर को फिक्स किया जाता है। समझ गए ना? जिस तरह से भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन होता है उस तरह से अलग अलग वर्षों में एमएसपी फिक्स किया जाता है सरकारों के द्वारा। और जब एमएसपी को फिक्स किया जाता है तो एमएसपी की गणना करने के लिए एक आयोग है, उनका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये आयोग जो है ये सिफारिश करता है और ये बोलता है कि इसका जो मूल्य कितना होना चाहिए। समझ रहे ना? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। किस क्षेत्र में? पात्र व्यक्ति को चावल, गेहूं एवं मोटे अनाज क्रमशः 3 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया में प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान करना। पात्र व्यक्ति जो गरीब लोग होते हैं जिनको खाद्यान्नों की कमी है, समझ गए ना? तो उनके लिए सरकार के द्वारा एक निश्चित प्राइस पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। जैसे आप देखते हैं कोटा में, कोटा जानते हैं ना? तो कोटा से आपको कुछ चावल मिलेगा महीने, प्रत्येक महीना मिलता है कि नहीं? कोरोना से लेकर के अभी तक मिल रहा है, हर जगह नहीं मिल रहा है। उसमें जैसे 20 किलो 25 किलो फिक्स किया गया। हमारे यहाँ तो अभी भी मिल रहा है 50 किलो अनाज। कितना मिल रहा है? 50 किलो अनाज मिल रहा है। तो ये देखिए चावल जो है इसका फिक्स प्राइस कर दिया है कि 3 रुपये किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा किन लोगों को? जिनको जरूरत है, जिनको खाद्यान्नों की जरूरत है उनको सरकार के द्वारा कितने रुपए किलो? 3 रुपये किलो। गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा 2 रुपये किलो और मोटे अनाज कितने रुपए किलो? 1 रुपये किलो के दर से उपलब्ध कराया जाएगा सरकार के द्वारा। तो कोटा में मिलता है, कोटा में सिर्फ में मिलता है। अभी सबको पता है ना? चलिए पात्र व्यक्ति क्या होता है? क्या
पात्र व्यक्ति वही होता है जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं है। समझ गया ना? वही हो गया पात्र व्यक्ति। जैसे गरीब लोग है ना, जो गरीबी रेखा के नीचे है उनके लिए है। जिनके पास खुद जमीन है, जो खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं, उनके लिए नहीं है। सर एक राशन वाला कार्ड भी तो मिलता है ना? हाँ, राशन कार्ड मिलता है, और जिनका नाम राशन कार्ड में होता है उनको ये दिया जाता है। नहीं, उनके अलावा नहीं। सिर्फ राशन कार्ड में जिनका नाम होगा उन्हीं को दिया जाएगा। 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को आच्छादित करने का प्रावधान, और सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है कि 75% ग्रामीण आबादी, ग्रामीण गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनमें से 75% लोगों को, और जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनमें से 50% लोगों को ये सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया सरकार के द्वारा। समझ गया ना? कि कोई भी व्यक्ति भूखे ना सोए। समझ गया ना? अगर कोई खाना खा के नहीं, सब खाना खा के आए हैं ना? नहीं, ठीक है, आज खाना सबको यहीं मिलेगा। समझ गया? उसके लिए आज मिनिमम जो प्राइस रखा गया है, समोसा के लिए 10 रुपया। समझ गया ना? समोसा के लिए 10 रुपया और लिट्टी के लिए 8 रुपया। और अपने बच्चों के लिए डिस्काउंट, ये जो है आज डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट है। जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए अगर 5 समोसा खरीद के लाते हैं तो उनमें से 1 समोसा का रुपया नहीं लिया जाएगा उनसे। समझ गया ना? 5 में से 1 फ्री मिलेगा खाने को। चलिए, आत्मनिर्भर भारत किनका बर्थडे है? बर्थडे है तो मनाइए। किनका है? मेरा 5 मई में है। 5 मई को है। मेरा तो महीने में 2 बार हो ही जाता है। सर आज सेलिब्रेट किया जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कृषि तथा शाक प्रबंधन, क्या कृषि तथा शाक प्रबंधन की मुख्य घोषणाएं 1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि। भारत सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि को मंजूरी दिया गया है। सूक्ष्म खाद्यान्न उद्योगों को औपचारिक रूप देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना बनाया गया है। किसके लिए? सूक्ष्म खाद्यान्न उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए। जैसे हमारे यहाँ कुछ खाद्यान्न है जिनका उत्पादन बहुत ही कम होता है, नहीं, तो उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जैसे दलहन, तो दलहन का उत्पादन जितना हमको जरूरत है, भारतीय जनसंख्या को जितना दालों की आवश्यकता है उतनी मात्रा में हम उत्पादन नहीं कर पाते हैं। समझ गया ना? इसीलिए उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपया। इसी तरह से सूक्ष्म खाद्यान्न जो और कम मात्रा में जिनका उत्पादन होता है उनके लिए किया गया है, सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है। चलिए, उसके बाद फ्रॉम टॉप टू ऑल, फ्रॉम टॉप टू ऑल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना चलाया गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आप लोग सब इस साइड पर जाइए।
कैमरा को कभी कभी ना पीछे की ओर क्लिक कर। स्टूडेंट्स के होता है। अभी नहीं किया सब अरे इधर पर बैठिए ना। चलिए। यह जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना क्या है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। तो ये सब योजना जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गया। नहीं, आपके लिए अलग से बोलेंगे। बच्चे नहीं ना। गाइस प्लीज कोऑपरेट, इधर आ जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। ये जो है राशन कार्ड अभी हम लोग पढ़ रहे थे यस सर। कि जो गांव की ग्रामीण जनताओं को और शहरी कुछ आबादी है उनको मिनिमम जो सबसे कम मूल्य होता है, जैसे चावल 3 रुपये मूल्य पे, गेहूँ 2 रुपये और मोटे अनाज 1 रुपये मूल्य पे उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी क्रम में ये जो योजना किस पे लागू होगा? तो जिसके पास राशन कार्ड होगा। किसके लिए? जिसके पास राशन कार्ड होगा। समझ रहे ना? सर मतलब राशन कार्ड से बस पैसा थोड़ा कम लेगा। हाँ। पैसा लेगा। राशन कार्ड उन्हीं को उपलब्ध कराया जाएगा जो इनके पात्र होंगे। समझ गए ना? चलिए। परीक्षा दृष्टि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा चीज है जो महत्वपूर्ण है। समझ गया ना? तो उसके बारे में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे? कटक में। पूछ देगा कि राष्ट्रीय अनुसंधान चावल अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बहुत बार पूछा गया है। समझ गए ना? तो ये कहाँ पे स्थित है? कटक में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी, कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी वर्ष 1967 में। भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? भारत में सीमांत जोत का आकार पूछ देता है कभी कभी कि कितना है, तो कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये पूछ देगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये पूछ देगा। ये परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है। समझ गए ना? तो इसमें पूछ देगा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण संबंधी संस्तुति कौन करता है? तो फसलों कौन करता है? अभी पढ़े थे हम लोग। कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी कीमत अनुमोदित करती है। कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो गन्नों के लिए जो उचित और लाभकारी कीमत का अनुमोदन किया जाता है, जिस कीमत का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की
विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था? कहाँ पे? पंतनगर उत्तराखंड में। ये पूछ देता है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? और बिहार में कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है? बिहार में एक कृषि विश्वविद्यालय बहुत फेमस है, कौन सा है? पूसा है ना, पूसा। और पूसा कहाँ पे है? पूछेगा। हाँ, मुजफ्फरपुर में है कि समस्तीपुर में? पूसा कहाँ पे है? समस्तीपुर में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थित भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये प्रश्न जो है अभी तक कई बार पूछ दिया है कि भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? झांसी में। झांसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख बोर्ड, केंद्र एवं उनके प्रधान कार्यालय की अवस्थिति। जो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग बोर्ड बनाया गया भारत में, नहीं क्या बनाया गया है? अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग बोर्ड का गठन किया गया है। जैसे चाय का उत्पादन होगा तो चाय की खेती के लिए अलग बोर्ड बना दिया गया कि चाय का उत्पादन कैसे होगा और उनका देख रेख कौन करेगा। तो समझ गए ना, उससे संबंधित कुछ अधिकारियों। किधर घुमा हुआ है कैमरा? घुमा दीजिए, पीछे घुमाइए। समझ गया ना? सर इससे थोड़ी होगा, नहीं होगा सर, फोटो खींचा जाएगा। ये है, ये फोटो खींचा जाता है, करिए नहीं होता। आप यही बोल रहे हैं घूमने वाला है? नहीं घूमेगा सर, वीडियो में देखिए बोर्ड। सबका पिक्चर आना चाहिए। सबका थोड़ी आएगा सर। देखिए, भारतीय कॉफी बोर्ड कहाँ पे स्थित है? पूछेगा कि भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? कोट्टायम केरल। कहाँ पे है? कोट्टायम केरल में है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। भारतीय तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? गुंटूर आंध्र प्रदेश में। भारतीय मसाले बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड एवं राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। तो अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड और अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। उसके बाद राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ पे स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में है। अब जो है इसको एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पे स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है?
पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पे? भारतीय कॉफी बोर्ड पूछ गए तो भारतीय कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय रबर बोर्ड कहाँ पे है? और रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? केरल में। तो बोर्ड कहाँ पे रहेगा जहाँ पे ज्यादा उत्पादन होता है? केरल में। कहाँ पे है? कोट्टायम में। उसके बाद भारतीय मसाले बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? केरल में कोच्चि। कहाँ पे? केरल में कोच्चि में। भारतीय तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? गुंटूर आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना। कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ पे? हैदराबाद तेलंगाना। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में। कहाँ पे? राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। तो ये जो है कुछ जैसे कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? अंगूर के लिए अंगूर प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पे है? तो इस चीज को याद रखना पड़ेगा, समझ रहे ना। और डायरेक्ट पूछ देता है कि कॉफी बोर्ड कहाँ पे स्थित है। ये जो है भारतीय मसाला बोर्ड कहाँ पे स्थित है, समझ रहे ना। डायरेक्ट भारतीय रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, डायरेक्ट पूछता है। सबको याद रखना है, समझ रहे ना। चलिए, अब प्राथमिक क्षेत्र में अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कृषि से संबंधित था, नहीं? कृषि से संबंधित पढ़े हैं कि कृषि का उत्पादन, उसके बाद कृषि के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया था, उसके फिक्स प्राइस थे उनके, जैसे एमएसपी था, नहीं? सरकार के द्वारा एमएसपी फिक्स किया गया था। गरीबों के लिए सरकार के द्वारा खाद्यान्नों का कुछ अलग अलग मूल्य प्राइस फिक्स किया गया था। उसके बाद जो है खाद्यान्नों का उत्पादन भारत में कितना हुआ था 2021-22 में, उनमें चावल का उत्पादन कितना था, गेहूं का उत्पादन कितना था, मोटे अनाजों का उत्पादन कितना था, उनमें दलहनों का उत्पादन कितना था, ये सब देखें। उसके बाद अलग अलग जो उत्पादन होता है चाय कॉफी, उसमें उनका बोर्ड कहाँ पे है, नहीं? तो इस सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद कृषि से संबंधित कौन सी क्रांति हुआ था, मत्स्य उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति हुआ, अलग अलग क्रांति के बारे में पढ़े। अब कृषि के बारे में जब हम लोग देख लिए तो ये सब किसमें आता था? प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें? अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है? औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। कल का ही होगा। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक नीतियों, उद्योगों का वर्गीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया जाता है? विभिन्न औद्योगिक नीतियों। तो अगर उद्योग लगाएंगे तो उसके लिए कुछ नीति बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? उसके बाद उद्योगों का वर्गीकरण, और उद्योग जो लगाएंगे तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उद्योग होता है, तो अलग उसका जो है वर्गीकरण करेंगे। एक होता है छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, मीडियम उद्योग होता है ना, तो उद्योगों का भी वर्गीकरण करेंगे। इसमें जो हम लोग देखेंगे उद्योग के क्षेत्र, उद्योग के क्षेत्र जो है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, 2021-22 में आर्थिक समीक्षा
तो जीवीए सकल मूल्य वर्धन में भागीदारी, ग्रॉस, जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो उद्योग क्षेत्र में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जो सकल मूल्य वर्धन में जो आर्थिक क्षेत्र की भागीदारी में सकल मूल्य वर्धन का जो भागीदारी है वो 28.2% है। कब? 2021-22 के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार। समझ रहे हैं ना? उसके बाद वृद्धि दर का जो अनुमानित वृद्धि दर है वो है 11.8%। किसमें? देखिए अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़े थे ना, अर्थव्यवस्था में कल कि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का कितना हिस्सा है, द्वितीय क्षेत्र का कितना भागीदारी है और तृतीय क्षेत्र का कितना भागीदारी है। कल पढ़े थे, याद है किसी को? और प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था में तीनों का है। आप लोग क्या कर रहे हैं? कल देख रहे हैं, देख लीजिए। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की भागीदारी कितना है? कल पढ़े थे ना, आप आई थी ना, तो कितना है बताइएगा? सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का था, उससे कम द्वितीय क्षेत्र का, सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का कितना था? 18.8%। और द्वितीय क्षेत्र का कितना? 28.2। देख रहे हैं, यही है जीवीए सकल मूल्य वर्धन में भागीदारी 28.2%। द्वितीय क्षेत्र का जो हिस्सा है भारतीय जीडीपी में कितना है? 28.2%। नहीं पड़ेगा? और इनमें द्वितीय क्षेत्र का जो विकास दर है वो है 11.8%। तो प्रत्येक वर्ष द्वितीय क्षेत्र में विकास कर रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में विकास कर रहा है। तो कितना विकास हो रहा है? 11.8%। समझ गए ना? तो ये पूछ देगा कि 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में या द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत का विकास हुआ था? कितने प्रतिशत का? 11.8% का। देखिए भारत की प्रमुख औद्योगिक नीतियां, भारत के जो प्रमुख औद्योगिक नीति है कि कब कब जैसे उद्योग आया, भारत में उद्योग लगा, तो उद्योग लगाने के लिए नीति बनाना पड़ा, नहीं कानून बनाना पड़ा, योजना बनाना पड़ा। तो जो अलग अलग उद्योगों के लिए योजना बनाया गया है अलग अलग समय में, उनके बारे में कुछ चार्ट दिया गया है। इन चार्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। सही समझ रहे ना? तो जैसे कि वर्ष 1948 में, वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति, तो पहला औद्योगिक नीति कब आया था? वर्ष 1948 में। उसके बाद वर्ष 1956 में द्वितीय औद्योगिक नीति आया। तो द्वितीय औद्योगिक नीति कब आया? 1956 में। और फिर आया तृतीय औद्योगिक नीति वर्ष 1977 में। फिर चौथा औद्योगिक नीति वर्ष 1900, फिर पांचवी औद्योगिक नीति वर्ष 1991 में। तो ये जो है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको अलग अलग कि पहला औद्योगिक नीति में क्या हुआ था, द्वितीय औद्योगिक नीति आया तो उसमें क्या हुआ,
तृतीय औद्योगिक नीति में क्या हुआ, चतुर्थ औद्योगिक नीति में क्या हुआ, और पंचम औद्योगिक नीति आया जब अपनाया गया तो उसमें किस नीति को, कौन सी नीति अपनाया गया, समझ रहे ना। तो इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा। पहला औद्योगिक नीति कब आया था, कब आया था, द्वितीय औद्योगिक नीति, तृतीय औद्योगिक नीति, चतुर्थ, पंचम औद्योगिक नीति। यहाँ तक क्लियर है। वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति, प्रथम औद्योगिक नीति कब आया था, 1948 में नहीं। तो इसमें प्रस्तुतकर्ता, विशेषता, प्रमुख तथ्य और प्रावधान। तो 1948 की औद्योगिक नीतियों को किसने प्रस्तुत किया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तत्कालीन उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। तो 1948 में जो सरकार बना था, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री जो थे, उद्योग और आपूर्ति मंत्री वो कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1948 की औद्योगिक नीति लाया गया। इनकी विशेषता क्या था, तो प्रथम औद्योगिक नीति की विशेषता स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति। तो ये इनकी यही विशेषता था कि ये स्वतंत्र भारत की, जब भारत आजाद हुआ तो पहला औद्योगिक नीति था। उसके बाद इनके प्रमुख तथ्य, इनकी विशेषता क्या है, तथ्य है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप निर्धारण। तो इसमें कैसा अर्थव्यवस्था, किस तरह की अर्थव्यवस्था का नीति को अपनाया गया, तो किस तरह की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, जिसमें कृषि और उद्योग दोनों को शामिल किया जाता है। और इनमें किस चीज का प्रारंभ किया जाता था, बृहद उद्योगों का 4 श्रेणियों में, जो बड़े उद्योग थे उनको 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। समझ गए ना, उद्योगों को कितने श्रेणी में, 4 श्रेणी में बांट दिया गया, अलग अलग श्रेणी के उद्योगों का। क्या बोल रहे हैं, छोड़ दें, क्या। वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति, हमारा क्लास है 2.5 घंटे का, पता है ना। वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्तुतकर्ता तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। आप लोग पढ़ के आइएगा, स्क्रीन में थोड़ा देख लेते हैं, समझ गए ना। यस सर। तो द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में आया, और इनको किसने प्रस्तुत किया, किसके द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें जो प्रावधान किया गया था, इसमें उद्योगों को 3 अनुसूचियों में वर्गीकृत कर दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। प्रथम अनुसूची में था केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार। तो प्रथम जो अनुसूची में जितने भी उद्योग को डाला गया, उसमें केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार था। क्या था, पूर्ण अधिकार, पूरा का पूरा उस पे जो कानून बनाने का अधिकार, लागू करने का अधिकार, उसको संचालित करने का अधिकार किसके पास था, केंद्र सरकार के पास। अनुसूची बी, मुख्यतः सरकार तथा सरकार के सहयोग से निजी क्षेत्रों द्वारा संचालन। जो अनुसूची 2 में था, जो उद्योग को शामिल किया गया था, जिस उद्योग को, उनका संचालन सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता था। समझ गए ना। और फिर अनुसूची 3 में जिन उद्योगों को डाला गया था,
उसमें निजी उद्योगों को स्थापित करने का प्रावधान था। जो निजी कंपनियों से संबंधित है, निजी उद्योगों का निजी फैक्ट्री लगाने के लिए प्रावधान किया गया था, उनको अनुसूची 3 में डाल दिया गया। किसमें? अनुसूची 3 में। वर्ष 1977 तृतीय औद्योगिक नीति आया था, वर्ष 1977 में। इसमें इसको प्रस्तुत करता जो था तत्कालीन उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस। कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। इनमें जो इनकी विशेषता है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रवर्तन तथा विकास पर बल। तो जो लघु और कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, गांव घर में जो उद्योग होते हैं, जैसे हथकरघा उद्योग नहीं होता है, गांव घर में क्या होता है, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, ये सब छोटे स्तर पे होते हैं। तो इन सब उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। हथकरघा उद्योग समझ गए ना, हाथ से बुनाई, उसके बाद क्या होता है, कढ़ाई, ये सब जो उद्योग आ जाता है, बांस का सामान बनाना, लकड़ी का सामान नहीं बुन करके बनाते हैं, बांस का बेत का सामान बनाना, तो ये सब कुटीर उद्योग में आ जाता है। समझ रहे ना? तो इन सब उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। किसमें? तृतीय उद्योग नीति 1977 में। और इसकी जो कुछ विशेषता है, देखिए उस समय क्या किया गया था कि इन उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। प्रथम को अति लघु, जिला उद्योग केंद्र और संयुक्त क्षेत्र। अति लघु जो बहुत ही छोटा उद्योग होता था, जैसे प्रत्येक घर के लेवल पे नहीं। अभी क्या है कि लोगों को जो कामकाजी महिला है और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनको रोजगार देने के लिए गांव लेवल पर, प्रत्येक घर लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे क्या किया गया है, घर लेवल पे ये बताया कि योजना चलाया गया कि आप घर बैठे ही आप अपना क्या करें, कुछ काम करें। समझ गए ना? और उसको मार्केट में सप्लाई करें, बेचे। समझ गए ना? तो ये किस में हो गया? अति लघु में। किसमें? अति लघु। उसी में जिला उद्योग, जो जिला के स्तर पे हो, तो ये जो है अति लघु से थोड़ा बड़ा होगा उद्योग नहीं, तो जिला के स्तर पे जिन उद्योगों का स्थापित किया। फिर संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र में आ गया जो लघु उद्योग और जिला उद्योग दोनों शामिल हो। समझ गए ना? तो उनको संयुक्त क्षेत्र कहा गया। उसके बाद वर्ष 1980 की औद्योगिक नीति, 1980 में इनका औद्योगिक नीति आया। उनमें क्या था, प्रावधान किया गया कि आधुनिकीकरण का विस्तार, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, आर्थिक संघवाद की धारणा पर बल। तो इसमें क्या किया गया था कि आधुनिकीकरण का विस्तार किया गया। जो आधुनिकीकरण था, भारत में फैक्ट्री जो लगा हुआ था तो पुराने पड़ चुके थे, या तो पुराने पड़ चुके थे, या जो है वो फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में लगने वाले जो मशीन थे वो उच्च क्वालिटी का नहीं था, उनका गुणवत्ता जो है उच्च नहीं था। तो उन गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या करना था, आधुनिकीकरण करना था। उसमें अच्छा जो आधुनिक मशीन था उनका खरीद करके, उसे खरीद करके उसमें लगाना था उद्योगों में। समझ गए ना? पिछड़े क्षेत्रों का विकास, जो क्षेत्र पिछड़ गया था उन क्षेत्रों के बारे में उनका विकास करना, उस पर ज्यादा बल दिया गया। आर्थिक संघवाद की धारणा पर बल। जो संघवाद होता है, संघ क्या होता है, भारत क्या है, एक संघीय देश है नहीं, तो आर्थिक संघवाद जिसमें पूरे भारत के लोगों का योगदान हो। समझ गए ना? पूरे भारत के लोग कि इसमें सहभागिता हो, इसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक
संघवाद। औद्योगिक नीति 1991 और 1991 में एक औद्योगिक नीति आया और इस औद्योगिक नीति में वर्ष 1990 के आर्थिक संकट के पृष्ठभूमि में नई औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया। उस समय क्या हुआ था कि आर्थिक संकट आ गया था भारत में। और आर्थिक संकट इस रूप में आया था कि 1990 में राजीव गांधी का मृत्यु कब हुआ था? 1990 में हुआ था। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे और उनका मृत्यु कब हुआ? उनसे पहले क्या हुआ कि जैसे भारत की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था उस अनुपात में भारत में कृषि का विकास नहीं हो पा रहा था, उस अनुपात में उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो था एक बंद अर्थव्यवस्था की तरह था। भारत जो है विदेशों से जो भारत में व्यापार होता था वो बहुत ही कम, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे होता था। तो फिर भारत में क्या किया गया? 1991 में 24 जुलाई 1991 को भारत की नई औद्योगिक नीति को लागू किया गया, व्यापक परिवर्तन के साथ घोषित किया गया। जो औद्योगिक नीति था भारत में उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन किया गया और फिर लागू किया गया 1991 की औद्योगिक नीति। नई औद्योगिक नीति 1991 जो है उनका जो प्रावधान है उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था? तो जो पहला प्रावधान था वो था उदारीकरण। क्या था? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। दूसरा था निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। क्या था? और तीसरा था वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो इससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबलाइज नहीं था, समझ गए ना? 1991 के आर्थिक नीति के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण कर दिया गया, वैश्वीकरण का रूप दे दिया गया। कैसे रूप? वैश्वीकरण का रूप। जो देखिए नई आर्थिक नीति है, औद्योगिक नीति, इसको बोलते हैं एलपीजी। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में एलपीजी। एलपीजी, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। क्या होता है? लिबरलाइजेशन। पी का क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। और जी का ग्लोबलाइजेशन। समझ है ना? तो ये कभी कभी पूछ देता है कि एलपीजी फार्मूला क्या है, एलपीजी किसे कहते हैं? तो आप लोग तो मान देंगे उसमें नीचे में रहेगा कि जो है रसोई में गैस उपयोग किया जाता है उसी को एलपीजी कहते हैं, नहीं? लेकिन एलपीजी किससे संबंधित है? 1991 की जो औद्योगिक नीति आया था उससे संबंधित है। 1991 की औद्योगिक नीति में जो फार्मूला को अपनाया गया वो क्या था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एलपीजी के फलस्वरूप भारत मिश्रित समाजवाद से मिश्रित पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो गया। जो इससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित समाजवाद की तरह था तो वो कैसे हो गया? मिश्रित पूंजीवाद की तरफ अग्रसर हो गया। देखिए नई आर्थिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1951 को तत्काल प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने की थी। किसने किया था? पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। भारत में उदारीकरण का अवधूत भूतपूर्व मंत्री, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। एक दिन क्लास में चर्चा किए थे शुरुआत में, याद है आप लोगों को? जब किए थे तो एक लड़का आता था उस समय, पतला पतला, वो हर गया था कि नहीं सर मनमोहन सिंह तो थे ही नहीं उस समय में। वो जो डिबेट करता था। हाँ, जो बहुत डिबेट किया था, याद है? यही 1991 की आर्थिक नीति के बारे में हम बता रहे थे। अभी आप लोग देख रहे हैं ना कि 1991 की आर्थिक नीति जो अपनाया गया
तो इसी को कहा जाता है राव मनमोहन पैक्ट। क्या कहा जाता है? राव मनमोहन पैक्ट। समझ गए ना? तो राव मनमोहन पैक्ट। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद है ना? चलिए, नई औद्योगिक नीति द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम। तो नई औद्योगिक नीति जब 1991 में लाया गया तो इसमें क्या क्या कदम उठाया सरकार ने, क्या क्या सुधार किया, समझ रहे ना? तो जो कमी था उसमें सुधार किया गया। और सुधार के तहत क्या किया गया? तो औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया। जो औद्योगिक उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से, तो कुछ ऐसे उद्योग थे तो उनमें लाइसेंस की आवश्यकता को जो अनिवार्यता था उनको समाप्त कर दिया गया। समझ रहे ना? 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दिया गया। तो जो 18 प्रमुख उद्योग है उनको छोड़ कर दिया। इनके अलावा जितने भी उद्योग थे उनके लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं। बिना लाइसेंस का आप जो है फैक्ट्री लगा सकते हैं और उनका उत्पादन कर सकते हैं। समझ गए ना? तो इसमें एक छूट दे दिया गया सरकार के द्वारा। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में कमी। जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उसमें आरक्षित उद्योगों का कमी हो गया। पहले सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? तो सरकार के लिए जो नीति बनाया जाता था आम लोगों के हित में, उसी को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं ना? तो अब क्या किया सरकार कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो नीति बनाया जाता था सरकार के द्वारा उसमें कमी कर दिया गया। उसमें क्या किया? कुछ कमी करके और वो जो है उसको आरक्षित उद्योगों में कमी कर करके और जो लोग थे उनके लिए खोल दिया गया कि अब जो है आप बिना लाइसेंस का ही उद्योग बना सकते हैं, नहीं उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। नई उद्योग नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए 17 उद्योगों को घटाकर 8 कर दिया गया। और जो 17 उद्योग इसमें आरक्षित रखा गया था 18 प्रमुख उद्योगों में, उनको भी घटा करके 8 कर दिया गया। अब जो है सार्वजनिक उद्योगों की संख्या मात्र 8 रह गया, मुख्य उद्योग जिसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था, और बाकी उद्योगों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया लाइसेंस लेना। समझ गए ना? उसके बाद नोट में कुछ चीज दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अनिवार्य लाइसेंस के अंतर्गत उद्योग कौन कौन सा उद्योग है जिनके लिए 1991 के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य था। तो किस उद्योग में? तंबाकू से संबंधित, सिगरेट नहीं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, रक्षा, औद्योगिक विस्फोट, निर्दिष्ट खतरनाक रसायन, ये सब जो उद्योग था इनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। नहीं क्यों? क्योंकि लोग इन सब चीजों का दुरुपयोग करेगा। समझ रहे ना? इसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिवर्तन है ना, परिचालन, विदेश निवेश में प्रोत्साहन के लिए MRTP परिसंपत्ति की सीमा की समाप्ति 1969 में कर दिया गया। तो ये सब जो पॉइंट है इसको आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है? और कल हम लोग देखेंगे आगे महत्वपूर्ण तथ्य और संयुक्त मापदंड निवेश और वार्षिक टर्नओवर कि वार्षिक टर्नओवर कितना है भारत का। इसको पॉज कर दें।